बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट माइंड यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस के हवाले से टॉपिक है, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमने क्या पढ़ना है। टेंसेस बच्चों, टेंसेस जो हैं बेसिकली ये ज़माने को कहा जाता है टेंसेस। ठीक है ना, कि कौन सा ज़माना है, टाइम से रिलेटेड होते हैं ये, कि कौन सा ज़माना चल रहा है। ठीक है, कि वो तीन तरह के आपको पता है कि ज़माने होते हैं। एक होता है पास्ट जो हमारा गुजर चुका है, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर, मुस्तकबिल। प्रेजेंट होगा हाल, ठीक हो गया। एक माजी होगा, एक हाल होगा और एक मुस्तकबिल होगा। ये तीन तरह के ज़माने पाए जाते हैं। फिर इन ज़मानों को, ये जो तीन तरह के जो हमारे टाइम हैं, इनको टाइम फ्रेम्स को चार डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनेट की कैटेगरी, दूसरी है कॉन्टीन्यूस की कैटेगरी, तीसरी है परफेक्ट की कैटेगरी और चौथी है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की कैटेगरी। ठीक है, अब इनको कैटेगरीज में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह क्या बनी, उसकी वजह बेटा ये है कि देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है ना ये एक वीडियो में एक लफ्ज़ कहा है कि वेलकम टू द ब्राइट माइंड एकेडमी। तो ये बहुत थोड़ी देर पहले कहा है, तो ये हम इसको पास्ट नहीं कंसिडर करते, इसको हम प्रेजेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट कंसिडर करेंगे। मतलब एक दो मिनट पहले अगर कोई मैंने बात की है तो वो माजी नहीं बन गया, बल्कि वो प्रेजेंट ही होगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में ले आए। आई समझ। इसी तरह इन चीज़ों को क्लासीफाई किया गया, क्योंकि ये ज़रूरत इस तरह पेश आई कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो माजी से रिलेट हो जाती थी। तो हम लोगों ने माजी कोई चीज़ कब बनती है, जब टेंसेस को मज़ीद फर्दर क्लासीफाई किया गया तो लोगों ने कहा कि माजी तब कोई सेंटेंस माजी का सेंटेंस कहलाएगा जब उसको एक दो दिन या 2 3 4 घंटे गुजर चुके हों। ठीक है, तो तब उस सेंटेंस को हम माजी का सेंटेंस कहेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको पहली क्लासिफिकेशन जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। तो आपको ये टेंसेस आने चाहिए। जिस बच्चों को टेंसेस नहीं आते, इंशाल्लाह आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। टेंस का बेटा एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला आपको याद करवा देता हूँ। इंशाल्लाह आप जिधर भी टेंस का क्वेश्चन आएगा पेपर में, कहीं भी आपको टेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको टेंस आ जाएंगे। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट की निशानी होती है ता है, ती है, ते है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपने दो चीज़ें याद रखनी, एक स्ट्रक्चर क्या है और एक उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये दो चीज़ें अगर आपने याद कर ली, स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन, तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आ जाएगा। आई समझ। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, ता है, ती है, ते है। उर्दू के अंदर अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब ये ता है, ती है, ते हैं कैसे आएगा, थोड़ा सा एग्जांपल दें। तो इसकी एग्जांपल बेटा ये है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखें ता आया। मैं क्रिकेट खेलती हूँ, या मैं गाना गाती हूँ। ठीक है, या हम खाना खाते हैं, तो देखें ते हैं, ती है, ता है, आर है। ठीक हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या है कहेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा, ता, ती, ते, ये तो हो गई इंडेफिनेट की निशानी। फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो इंडेफिनेट प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो उसने आपने है को देखना है। ये देखें, ता है, ती है, ते हैं। ये जो हैं, है आ रही है ना, ये प्रेजेंट को जाहिर कर रही है। ठीक है, ये प्रेजेंट, ये अभी के ज़माने को जाहिर कर रही है। आई समझ। तो ये इसकी निशानी है उर्दू के अंदर, आइडेंटिफिकेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट क्या है, कैसे सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर से पहले एक छोटा सा जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ, थोड़ी इजाफी जो है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि बच्चों को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। जो सब्जेक्ट वो होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी बंदा है वो काम कर रहा है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट, कोई भी हमने सेंटेंस बनाया उसके अंदर जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर, ही अली क्रिकेट खेलता है। अली जो है ना, इसमें कौन क्रिकेट खेल रहा है, अली क्रिकेट खेल रहा है। तो अली क्रिकेट खेल रहा है, तो अली जो होगा इसमें क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। या वो
अब एक सेंटेंस यूँ बना लेते हैं कि वो क्रिकेट खेलता है, तो इसमें वो जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, अली या कर रहा है या वो कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होता है, काम, कोई भी काम। अच्छा, वर्ब की भी एक निशानी है, उर्दू के अंदर वर्ब की एक निशानी है। वर्ब की ये निशानी है कि इसके जो है ना एंड पे, उर्दू के अंदर एंड पे नून अलिफ ना आता है, जैसा कि खेलना, तैरना, भागना, दौड़ना, पकाना, धोना। देखें हर लफ्ज़ के एंड पे क्या आ रहा है, नून अलिफ ना। तो वर्ब की एक ये निशानी है कि इसके एंड पे नून अलिफ ना आता है। दूसरा क्या होता है, वर्ब की ये काम होता है, कोई भी काम, खेलना भी काम है, सोना भी काम है, खाना भी काम है, ठीक है, कपड़े धोना भी काम है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हो जाती हैं, काम के रिलेटेड आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक तीसरी चीज़ आती है, वो है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बेटा होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अली क्रिकेट खेलता है, तो अली इसमें हो गया सब्जेक्ट। खेलना क्या हो गया, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और क्या खेलता है, क्रिकेट, क्रिकेट इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सा, क्या चीज़ खेल रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज़ खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या चीज़ खेल रहा है, किस चीज़ पर काम कर रहा है, वो है ऑब्जेक्ट, क्रिकेट के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह वसीम एंड अकरम ईटिंग फूड या ईट फूड, तो वसीम और अकरम इसमें क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। वर्ब क्या होगा, ईट, ठीक है, खाना। और फूड जो होगा इसमें, क्योंकि खाने के ऊपर काम हो रहा है, खाना जो खा रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो खाना क्या होगा, फूड क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं सेंटेंस बना के आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह मज़ीद आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट। बनावट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल सेंटेंस की, ठीक है, सिंपल सेंटेंस की क्या बनावट है। सिंपल सेंटेंस की पहले बनावट आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस में क्या आना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एस या ई एस लगेगा इफ़ सिंगुलर। अब ये वाली चीज़ जो है ना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार ये एस जो ई एस है ना, ये हमें सबसे ज़्यादा तंग करता है जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात होती है तो एस ई एस, डू, डज, इन्होंने तंग किया हुआ है हमें। इसका क्या हल है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है कि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक फ़र्द, एक ही बंदा। मतलब जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इट, ही, शी, ठीक हो गया। तो ये जो लफ्ज़ हैं ना, सब्जेक्ट हैं। एक अकेला बंदा या एक अकेली बंदी, ठीक है, या कोई एक अकेली चीज़, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सिंगुलर चीज़ है। सिंगुलर का मतलब अकेली है, एक है, वाहिद है, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसा कि ही प्लेज क्रिकेट। अब देखें यहाँ पर मैंने एस का इजाफा प्ले के साथ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर पीछे जो आप देखें ही जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वाहिद है, ठीक है, एक ही बंदा है जो कि क्रिकेट खेल रहा है। तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके साथ एस लगा दिए, ठीक हो गया। इसी तरह शी गोज़ टू स्कूल, ये लिख दें, ठीक हो गया, शी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर ये जो ई एस है, इसके साथ गो के साथ ई एस का इजाफा हुआ है। तो क्यों इजाफा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पीछे जो है वो वाहिद है, एक ही लड़की है जो कि स्कूल जा रही है, ठीक हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर ई एस और एस का इजाफा किया है। अब कोई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, मतलब जमा होते हैं, दे ईट फूड। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा है दे ईट फूड, वो खाना खाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया, उसकी वजह यह है कि ये जमा है, मतलब ये दो भी हो सकते हैं और ये तीन भी हो सकते हैं बंदे, ठीक हो गया। तो जो वाहिद वाहिद होंगे, मतलब एक एक बंदा होगा, उसके साथ एस या एस का इजाफा करना है। जो जमा में होंगे, मतलब ठीक है, मतलब दो हैं या तीन हैं या चार हैं, तो उनके साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये होता है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। अब वापस आ जाते हैं। स्ट्रक्चर आपने पहले याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपने वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है।
ठीक है, उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी चार्ट शेयर कर दूंगा वर्ब की फॉर्म्स का, तो आपने वो भी इंशाल्लाह याद करना है। इसके अलावा आपको एक प्रैक्टिस के लिए भी मैं जो है ना वो दूंगा सेंटेंसेस, आप वो प्रैक्टिस करके जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको टेंसेस आ जाएंगे। वो अगर आप एक बार उर्दू के सेंटेंसेस आपको दूंगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स भी साथ आपको दूंगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर समझें। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ई आई एस लगाना है अगर सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट है, तो फिर हम एस ई आई एस का इजाफा लगाएंगे। अली भी है तब भी एस ई आई एस का इजाफा होगा। इसके बाद आमना है तब भी एस ई आई एस का इजाफा होगा। अली और अकरम है तब ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि दो हो गए। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो फिर आपने एस ई आई एस का इजाफा करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस चीज़ पर काम हो रहा है। अब थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। अब देखें एस का इजाफा मैंने क्यों किया, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एस का इजाफा यहाँ पर मैंने प्ले के साथ क्यों किया हुआ है। उसके बाद दे वॉच मूवी। अब यहाँ पे देखें दे के साथ मैंने एस का या एस का इजाफा नहीं किया, इसकी क्या वजह, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने भी यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझाई हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक टेंस में ना 3 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। एक आपका असर्टिव सेंटेंस होता है जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, और तीसरा आपका जो होता है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह आता हूँ। अच्छा, अब जो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम टेंसेस का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ रहे होते हैं, तो हमसे लोग पूछते हैं कि यार मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है। कॉन्टीन्यूस के भी हेल्पिंग वर्ब हैं, परफेक्ट के भी हेल्पिंग वर्ब हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के भी। तो मुझे ये बताओ कि इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब जो है ना बच्चों को तंग करता है कि यार इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ बता देता हूँ कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। ठीक हो गया, डू और डज, इसके दो हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। प्रेजेंट डेफिनेट हेल्प का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। ठीक है, समझ आई। अब डू और डज का क्या सिस्टम है। डू बेटा काम को कहते हैं, करो। ठीक हो गया, इसके साथ ये जो है ये हमारे पास जमा के साथ लगेगा। मतलब अगर दो बंदे हैं, 3 हैं, या सब्जेक्ट 2 है, 3 है, 4 हैं, तो उनके साथ हमारे पास क्या लगेगा, डू लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो वाहिद है, सिंगुलर है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सिंगुलर किसको कहते हैं और जमा किसको कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर है तो फिर हम एस या एस का इजाफा करते हैं, तो डू के साथ हमेशा ई एस का इजाफा होगा, मतलब डज बनेगा। डू के साथ ई एस का इजाफा करके डज बनाते हैं। वैसे अगर डू की फॉर्म देखी जाए तो डू डिड और डन बनती है। ठीक है, इसमें डज कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो डज कैसे बनता है, एस या ई एस का इजाफा करने से। सिंगुलर अगर होगा तो उसके साथ हमने डू नहीं लगाना बल्कि ई एस का इजाफा करके डज कर देना है। और वर्ब की फॉर्म जो है वो सेम रखनी है, उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करना, क्योंकि एस ई एस का इजाफा हम पीछे यहाँ पर डू के साथ कर चुके हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर पहले समझाता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सेम है जैसे पहले का था ऐसे इसका है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या है कि यहाँ पर एस ई एस का इजाफा था, ठीक हो गया, इसमें डू और डज का इजाफा है। बाकी चीज़ें सेम है, उसमें नाट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मनफी जुमला। तो मनफी जुमले में आपने नाट लगाना होता है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू और डज। अब सब्जेक्ट का मुझे आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। मैं आपको पीछे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू और डज। अब डू और डज कैसे लगेगा मैं बताया, डू लगेगा जमा के साथ। अगर आपके 2-3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, तब आपने डू लगाना है। अगर एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही बंदा है जो काम कर रहा है, तो फिर आपने डज लगाना है। ठीक हो गया, नाट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। आपने ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं, तीनों सेंटेंसेस के आपने स्ट्रक्चर याद रखने हैं। आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बहुत आसान है। देखें, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखें यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा मैंने क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो सिंगुलर था सब्जेक्ट। यह आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर ही था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस का या एस का इजाफा मैंने क्यों नहीं किया। उसकी बेटा वजह यह है कि मैंने यहाँ पर डू के साथ ई एस का इजाफा कर दिया ऑलरेडी, डज किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया। आई समझ।
इसके बाद नीचे चलते हैं, दे डू नॉट ईट फूड। अब देखें दे आया, अब दे 2-3 बंदे हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, डू लगाया। नॉट आगे ईट और मैंगोज, तो यहाँ पर सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने डू और डज का ख्याल रखना है यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर एस सी एस का ख्याल रखना है शुरू वाले स्ट्रक्चर में, और नेगेटिव में डू और डज का ख्याल रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये होते हैं सवालिया जुमले। आज थोड़ी राइटिंग ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह कल से जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले क्या होते हैं? सवालिया जुमले होते हैं कि आपसे कोई सवाल किया जाए कि क्या तुमने खाना खाया था, क्या तुम काम करते हो, ये चीज़ें जिसमें आप सवाल पूछते हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेट करना, जैसे कहते नहीं है कि पुलिस ने उसको पकड़ कर इंटरोगेट किया, मतलब उसे सवाल जवाब किए, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर समझा देता हूँ। देखें डू और डज, अब जो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। थोड़ी सी चेंजिंग क्या है कि ये जो डू और डज हम एंड पे पहले ये जो सब्जेक्ट के बाद में लगाते थे ना, अब डू और डज इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में आ जाएंगे। डू डज शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लाजमी क्योंकि सवालिया जुमला है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर पहले तो हम सब्जेक्ट को देखते थे, उसके बाद डू और डज लगाते थे, अब क्या करें? अब तो सब्जेक्ट बाद में, अगर डू और डज पहले लगाना है तो अब क्या करें? तो बच्चों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखें डू और डज जो है ना, ये आपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही लगाना है। वो इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल आगे दिखाता हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पीछे डू और डज लगा दो, डू लगा, अगर सिंगुलर है तो डज लगा दो, जमा में है तो डू लगा दो, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें डू दे ईट फूड, अब देखें क्या वो खाना खाते हैं। अब एक सवाल ये जुमला बन गया, डू शुरू में आ गया। अब डू कैसे मैंने लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो दे था, ये ऊपर ये जो दे है, डू दे ईट फूड, क्या वो खाना खाते हैं? तो ये जो डू है, ये डू कैसे लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो 2 या 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पर डू लगाया। डू दे ईट फूड, बस सिंपल आपने आगे सेंटेंस वैसे ही बना देना स्ट्रक्चर के मुताबिक। आप पहले देखिए डू और डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डू लगा, फिर सब्जेक्ट आया, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट फूड आ गया, उसके बाद सवालिया निशान आएगा, ये सवालिया निशान आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद एक सिंगुलर का भी देख लेते हैं। अब देखें डज ही प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर ही था सब्जेक्ट, इसलिए मैंने पीछे डज लगाया है। प्ले इसी तरह सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर भी एक सवाल आएगा कि सर वर्ब की फॉर्म के साथ सी एस का इजाफा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बेटा यहाँ पे डू के साथ ई एस का इजाफा हो चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ इजाफा नहीं होगा। जमा के साथ तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि 2-3 बंदे हैं, या जमा में है 2-3 बंदे हैं, तो उनके साथ तो वैसे भी हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते। दे यू, ठीक हो गया, इनके साथ वही, इन लफ्ज़ों के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले हैं सिंगुलर हैं, इनके साथ ऐसे इसका इजाफा होता है, लेकिन सब वर्ब के साथ नहीं होगा, क्योंकि शुरू में डू के साथ हमने एस या एस को ऑलरेडी जो है वो लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ इजाफा नहीं होगा। नेगेटिव में सेम यही है। नेगेटिव की अगर आपको एग्जांपल मैं दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पर एस या एस का इजाफा हो गया डू के साथ, इसलिए यहाँ पर प्ले के साथ इजाफा नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ें आपने बेटा नोट करनी है, बस ये चीज़ नोट करने वाली हैं, बाकी और सेंटेंस बिल्कुल आसान है, ठीक हो गया। और ये अगर डज ही प्ले क्रिकेट, यहाँ तक ये आपका, क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो ये आपका इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था आज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये आपको मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना, अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो वो जो है वो दूर हो जाए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म्स के रिलेटेड एक चार्ट शेयर करता हूँ, और आपकी असाइनमेंट आपको देता हूँ। कुछ 10 एक सेंटेंस हैं, वो आपने जो है उर्दू में दिए हुए हैं, आपने इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना है, ठीक हो गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आप मुझे वो जो है सेंड कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा, ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स दिखाता हूँ। तो जी बच्चों, ये हैं हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स। ये वाला आज आपने चार्ट याद करना है। ये देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। अबाइड, कायम रखना, कायम रहना, ठीक हो गया। इसका आपने अबोड, अबोड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है, ठीक हो गया। अराइज, अरोज, अरोजन, अराइजन, ठीक हो गया। अवाक, अवोक, अवोक।
अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। ठीक हो गया। तो आपने ये जो है फॉर्म्स जो है वो याद करनी है वर्ब की। हर सेंटेंस के साथ आपको इतनी ही वर्ब की फॉर्म जो है वो मिलेंगी, ये तकरीबन 25 एक बनती हैं। आपने इस सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस के साथ एक ये वाली वर्ब की फॉर्म सारी याद करनी है। अगर आप ये याद कर लेते हैं वर्ब की फॉर्म्स, तो फिर आपको आसानी होगी मज़ीद सेंटेंसेस बनाने में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अब आपको सेंटेंस तो पता चल गया कि वो खाना खा रहा है, लेकिन अगर आपको खाने की इंग्लिश नहीं आती, तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको सोने की इंग्लिश नहीं आती, या जागने की इंग्लिश नहीं आती, या पहुंचने की इंग्लिश नहीं आती, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जन्म देना, ठीक है, हो जाना, मारना, ये आपने ये वाला चार्ट अभी याद करना है इस टेंस के साथ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टेंस के साथ आपको नेक्स्ट चार्ट दिया जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको आपकी असाइनमेंट दे देता हूँ। तो ये लें बच्चों, आपकी ये असाइनमेंट है। मैं अपने दांत साफ़ करता हूँ, हम कुएं से पानी निकालते हैं, वो मेरी टांग खींचता है, वो अपनी गुड़िया के लिए कपड़े सीती है, जमील अपनी घड़ी को रोज़ चाबी देता है, मतलब वाइंड करता है। ठीक हो गया। वो सुबह सवेरे उठते हैं, ये लड़के हर रोज़ वर्जिश करते हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खटखटाता हूँ, हम तैरना नहीं जानते। देखें, यहाँ तक शुरू में सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके बाद नेगेटिव भी शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद आपके पास एंड पे इंटरोगेटिव के भी 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। ये तकरीबन 15 सेंटेंस हैं। अगर आप ये 15 सेंटेंस कर लेते हैं, इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो फिर आपको ये सेंटेंस ये जो टेंस है आपको आ गया है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपने दोबारा जो है टेंस को जो है लेक्चर दोबारा सुनना है, और उसके बाद आपने दोबारा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस को, उतनी ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से आएंगे। ठीक है जी। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।